आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो अमावस की काली स्याह रात थी। गैरांग फैक्ट्री से काम करके घर लौट रहा था। उसके गांव हल्दिया से 4 किलोमीटर दूर एक औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ की एक फैक्ट्री में वो चौकीदारी का काम करता था। अक्सर वो 10 बजे काम से घर लौट आता, लेकिन आज दूसरे चौकीदार को लेट हो जाने से उसे घर लौटने में रात के 12 बज गए थे। वो सुनसान सड़क के बीचों बीच धीमी आवाज में गुनगुनाते हुए तेज कदमों से चल रहा था। अचानक से वो चलते चलते रुक गया। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे अचानक से क्यों रुक गया। उसने ध्यान दिया कि वो गांव के शमशान घाट के बिल्कुल सामने खड़ा था। रोज उसका यहीं से गुजरना होता था और ये पहली बार नहीं था जब उसे घर लौटने में इतनी रात हो गई हो। उसके बाद की ड्यूटी करने वाला चौकीदार बहुत ही निकम्मे किस्म का था। बहुत बार ड्यूटी देर से आता था। कई बार गैरांग इसी रास्ते से रात के 12 बजे के बाद भी घर लौटा था, लेकिन इससे पहले कभी भी उसे ये शमशान इतना डरावना नहीं लगा जितना आज लग रहा था। उसकी नजरें शमशान के दरवाजे पर टिकी हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये रात का अंधेरा उसे अपनी चपेट में लेने को आमादा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने सब बातों को नजरअंदाज किया और एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने अंधेरे में कोई खड़ा था। कौन 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 है? गैरांग ने डरते डरते अपने कदम बढ़ाए। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे वो अच्छे से जानता था। शिल्पा बेटी, तुम इतनी रात का यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की गैरांग के गांव के सरपंच किशोर सिंह की बेटी थी, जिसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। गैरांग को ये बात खटक रहे थे कि वो इतनी रात गए अकेले गांव से बाहर क्या कर रहे थे। किसी से मिलने आई थी? जब शिल्पा ने कुछ देर जवाब नहीं दिया तो गैरांग ने अपने मन में उपजे शक के हिसाब से सवाल पूछा, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। शिल्पा गुमसुम सी उसके सामने खड़ी थी। गैरांग को अपना शक सही लग रहा था, लेकिन अभी वो शिल्पा से सवाल जवाब कर उसे डराना नहीं चाहता था। उसने तय किया कि वो इस बारे में सीधे सरपंच से बात करेगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गैरांग के कहने पर शिल्पा उसके साथ चल पड़ी। वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों सरपंच साहब के घर के सामने पहुंच गए। गैरांग ये देखकर हैरान था कि सरपंच जी का घर भी पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर से उसे किसी के रोने की आवाज आ रहे थे, जिसने उसे और भी असमंजस में डाल दिया। इस बारे में पता करने के लिए वो शिल्पा से सवाल करने के लिए पीछे मुड़ा। शिल्पा बेटी ये, लेकिन शिल्पा वहां पर थी ही नहीं। गैरांग इधर उधर देखने लगा, पर उसे शिल्पा दिखी ही नहीं। लगता है जैसे घर से निकली थी वैसे ही घर में भी चली गई। ये आजकल के बच्चे, इससे पहले कि ये लड़की अपनी शादी से पहले कोई कांड कर बैठे, इसके माँ बाप को बताना होगा। कोई बात नहीं, कल बता दूंगा। आज बहुत रात हो गई, अब मैं घर चलता हूँ। इतना कहकर गैरांग अपने घर की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर हल्दिया गांव के ही एक घर में दरवाज़ा खटखटाने की हल्की सी आवाज़ से एक महिला की नींद टूट गई। वो जल्दी से उठकर खड़ी होकर बाहर आई तो देखा कि कोई कंबल में लिपटा हुआ अंदर चला रहा था। उसने पास लगे बटन को दबाकर बल्ब जला दिया, जिससे उजाला पूरे आंगन में फैल गया।
अचानक से हुई रोशनी से वो कंबल में लिपटा आदमी चौंक उठा और डर से इधर उधर देखने लगा। गगन, इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो? भाभी, वो क्या हुआ गगन? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अपनी भाभी की बात सुनकर गगन के माथे पर छलक आए पसीने को साफ किया और खुद को सामान्य करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं भाभी, सोहन लाल के घर गया था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इतना कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। उसकी भाभी देवकी गगन के व्यवहार से उलझन में पड़ गई। उसने बल्ब बंद किया ही था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा हो। उसने पलट कर देखा तो घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि उसे यकीन था कि जब वो गगन से बात कर रहे थे तब तो दरवाज़ा बंद था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। उस स्याह अंधेरे में भी किसी की आकृति वो देख पा रहे थे। उसने फिर से बल्ब जलाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिजली का बल्ब अपने आप ही जलने बुझने लगा। देवकी का पूरा शरीर डर से कांपने लगा और वह हनुमान चालीसा का उच्चारण करने लगी। कुछ ही पल बाद घर का मेन दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। लाइट बल्ब भी जोर के धमाके के साथ फूट गए और एक बार फिर से पूरा घर अंधेरे के चपेट में चला गया। मगर इतनी आवाज़ों के बाद भी घर का कोई सदस्य नींद से नहीं जागा। देवकी को ये बात खटक रहे थे। वहीं दूसरी ओर गैरांग ने घर पहुंचकर नहा धोकर खाना खाया। उसने एक बात पर ध्यान दिया कि वो जब से आया था तब से उसकी पत्नी कुछ उदास सी थी। सोने जाते समय उसने इस बारे में अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है तीजा, तुम्हारा चेहरा आज उतरा हुआ क्यों है? जी वो मैं आपको बताने ही वाली थी, आज मैं तो क्या पूरा गांव ही शोक में डूबा हुआ है। पहलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या हुआ है। जो बात गैरांग की पत्नी ने बताई उसे सुनकर उसके बाद तो जैसे उसके पैरों तले की जमीन ही निकल गई। उसका पूरा खून ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर सरपंच की बेटी ने आज दोपहर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तो फिर वो कौन थे जो शमशान घाट के पास मिले थे और जिसे वो सरपंच के घर तक छोड़ आया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अपने दोस्त रमेश के साथ बातें करते करते मैंने जब दीवार घड़ी में वक्त देखा तो मैं चौंकते हुए एकदम से उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। बातों ही बातों में इतना वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। तभी रमेश बोला, घड़ी मत देख, आज अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कल सुबह चले जाना। इस पर मैंने रमेश को बोला, नहीं यार, नहीं रुक सकता, तू तो जानता है मेरे बॉस को, एक दिन अगर काम पर नहीं गया तो मुझे खा जाएगा। रमेश ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और किसी तरह रमेश को समझा बुझाकर उसके घर से बाहर निकल आया। रात तो सच में काफी हो गई थी, क्योंकि रास्ते पर मेरे अलावा दूसरा कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। और तो और रमेश का घर भी शहर के एक ऐसे इलाके में था जहां घर आबादी बहुत कम है, या यूं कहें तो ना के बराबर है। इसलिए मैं भी इधर बहुत कम ही आता हूं। मुझे फिलहाल जरूरत थी तो किसी सवारी की जो मुझे यहां से अपने घर ले जा सके। उस रास्ते की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे कोई सवारी मिल भी पाएगी, क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे
तो फिर कोई ऑटो रिक्शा वगैरह क्यों ही चलाएगा। मगर मेरी ये सोच तब गलत साबित हो गई जब मुझे अपने से कुछ ही दूरी पर रास्ते के एक किनारे पर ऑटो रिक्शा नजर आई। उस रिक्शा को देखते ही मैं तुरंत दौड़कर उस रिक्शा के करीब गया। रिक्शा के भीतर एक काला सा आदमी पुराने गाने सुन रहा था। तभी मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, भैया त्रिमोड़ चौक जाओगे? आवाज सुनते ही रिक्शे वाले ने रेडियो बंद किया, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, त्रिमोड़ चौक? पर वो तो काफी दूर है। रिक्शे वाले की ये बात सुनकर ही मैं समझ गया कि अब ये मुझसे ज्यादा पैसे मांगेगा। मुझे भी ज्यादा पैसे देने में हर्ज नहीं था, इसलिए मैंने सामने से ही रिक्शा वाले को ज्यादा पैसों का लालच दिया और वो बड़ी ही आसानी से मान भी गया। जिसके बाद मैं रिक्शा में बैठा और रिक्शा त्रिमोड़ चौक की तरफ आगे बढ़ने लगी। उस घनी काली रात में रिक्शा की हेडलाइट के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी रोशनी रास्ते पर आए। स्ट्रीट लाइट तो दूर की बात है, उस रात आसमान पर चांद भी नहीं उगा था। शायद वो अमावस की रात थी, या फिर हो सकता है चांद काले बादलों के पीछे छिप गया हो, क्योंकि बीच बीच में बादल भी गरज रहे थे। लगता है बारिश आने वाली है। ये सोचकर मैं थोड़ा परेशान हो रहा था। अगर बारिश आने से पहले मैं घर पहुंच गया तो अच्छा रहेगा। रिक्शा वाला भी शायद इसीलिए रिक्शा को इतनी तेजी से भगा रहा था। उसे भी बारिश का ही डर था। रात हर पल गहराती जा रही थी। रिक्शा अभी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी रिक्शे वाले ने एक जोर का ब्रेक मारा। ब्रेक इतना अचानक से लगा कि मुझे जरा भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं एकदम से आगे की तरफ हो गया, जिस पर मैंने उस रिक्शा वाले को फटकार लगाते हुए कहा, पागल वागल तो नहीं हो गए हो तुम? ऐसे कोई ब्रेक लगाता है? दिमाग ठिकाने पर तो है। इस पर रिक्शा वाला बोला, साहब मेरी कोई गलती नहीं है, वो अचानक ऐसे बच्चा लोग आ गया सामने, मुझे समझ में नहीं आया। रिक्शे वाले की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये रिक्शा वाला किन बच्चों की बात कर रहा है। इस दियावान रास्ते पर बच्चा कहां से आएगा? मेरी तो कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था। जिस पर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, तुम पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहे ना? इस रास्ते पर बच्चा कहां से आएगा? चुपचाप रिक्शा चलाओ। मेरी बात सुनकर रिक्शा वाला कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया। पहले पहले तो मैंने रिक्शे वाले की बात को हल्के में लिया था, मगर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि रिक्शा वाला झूठ क्यों बोलेगा। झूठ बोलने से उसका क्या ही फायदा होगा। ऐसा भी नहीं था कि उससे मेरी कोई दुश्मनी हो जो वो मुझे डराने की कोशिश करेगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक तेज बादल गरजने के आवाज के साथ जोरदार बारिश चालू हो गई। जिसका डर था वही हुआ, मगर अब किया भी क्या जा सकता है। मैं चुपचाप रिक्शा की सीट पर हाथ धरे बैठा रहा। रिक्शा तेजी से बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। अभी रिक्शा चल ही रही थी कि तभी अचानक मेरी नजर रिक्शा के एक बगल दौड़ रहे दो बच्चों पर गई। वो दोनों रिक्शा के साथ साथ बहुत ही तेजी से रास्ते पर दौड़े जा रहे थे। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये दोनों बच्चे इस रास्ते पर कर क्या रहे हैं और ऐसे बारिश में भीगते हुए रिक्शा के साथ साथ क्यों दौड़ रहे हैं। जिस पर मैंने उन दोनों बच्चों को टोकते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो? मेरी आवाज सुनकर वो रिक्शा वाला भी उन बच्चों की तरफ देखने लगा, मगर वो दोनों बच्चे लोग वो मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे।
तभी वो रिक्शा वाला उन बच्चों की तरफ देखते हुए जोर से चीखा, जिस पर मैंने उस रिक्शा वाले से पूछा, क्या हुआ, चीख क्यों रहे तुम? इस पर रिक्शा वाला बोला, साहब उनके पैर देखिए। रिक्शे वाले की बात सुनकर मैंने जब उन दोनों बच्चों के पैरों की तरफ देखा तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि उन दोनों बच्चों के पैर अब जमीन से 2 फीट ऊपर थे। वो दोनों चल नहीं बल्कि उड़ रहे थे। ये देखकर मैं काफी डर गया। मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी उस रिक्शे वाले ने बोला, साहब आप डरिए मत, मैं कुछ करता हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। इतना कहते हुए एकदम से उस रिक्शा वाले ने रिक्शा की रफ्तार बहुत तेज कर दी और कुछ ही देर में ऑटो रिक्शा ने उन दोनों बच्चों को पीछे छोड़ दिया। मगर जैसे ही ऑटो रिक्शा ने उन दोनों बच्चों को पीछे छोड़ा कि तभी पीछे से एक आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने चीखते हुए पिताजी कहा हो। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर वो दोनों बच्चे मुझे पिताजी क्यों कहेंगे, मगर उस वक्त मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने इस बारे में उतना सोचा ही नहीं। मुझे बस यही डर था कि कहीं वो बच्चे फिर से ना आ जाएं। पर हमारी ऑटो रिक्शा उन बच्चों से इतना आगे निकल आई थी कि उनका वापस आ पाना नामुमकिन था। चलते चलते अचानक ही रिक्शा वाले ने अपनी रिक्शा रोक दी। मैंने आसपास देखा तो ये त्रिमोड़ चौक नहीं था, जिस पर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, क्या हुआ, यहाँ क्यों रोक दिया रिक्शा? मुझे त्रिमोड़ चौक जाना है। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, साहब वो जरा हल्का होने के लिए रोका है। इतना कहकर वो रिक्शा वाला रिक्शा से उतरकर झाड़ियों के पीछे चला गया। मैं सीट पर बैठे बैठे उसके आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वो रिक्शा वाला झाड़ियों से बाहर निकला और चलते हुए रिक्शा की तरफ आने लगा। मगर तभी रिक्शा की हेडलाइट की रोशनी में मुझे उस रिक्शा वाले के पैर दिखे। उसके पैर भी अब जमीन से 2 फीट ऊपर थे। मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा मैं वहां से भागने के लिए जैसे ही ऑटो से नीचे उतरने गया तो पाया कि वही दोनों बच्चे ऑटो के दोनों दरवाजे पर खड़े हैं। उन दोनों बच्चों का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी शक्ल पूरी कुचली हुई नजर आ रही थी। ये नजारा मैं ज्यादा देर तक देख नहीं सका और रिक्शा की सीट पर ही बेहोश हो गया। पता नहीं मैं कब तक बेहोश रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक चाय की दुकान के शेड के नीचे पड़ा हुआ था। मगर अजीब बात तो ये थी कि वहां आसपास कोई नहीं था और वो चाय की दुकान भी बंद थी। तो फिर मुझे यहाँ पर लाया कौन? खैर, फिर मैं वहां से अपने घर चला गया। बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र लोगों से किया तो पता चला कि आज से कुछ महीनों पहले एक ऑटो वाला अपने 2 बेटों को लेकर उसी रास्ते से अपनी ऑटो से कहीं गुजर रहा था। मगर तभी पता नहीं कैसे उनकी ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तीनों बाप बेटों की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई। कहते हैं कि तभी से उनकी आत्माएं भटकती फिरती हैं और अक्सर लोगों का उनसे सामना हो ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।